Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में बढ़ते बढ़ते वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 22 एंड चैप्टर नंबर 22 इज़ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो आपने एम लक्ष्मीकांत में अगर देखा होगा तो इट इज़ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर. पूरी बुक में सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट चैप्टर जो है वो पार्लियामेंट का चैप्टर है. एट द सेम टाइम सबसे कंफ्यूजिंग जो चैप्टर है, जो सबसे ज़्यादा फैक्चुअल चैप्टर है, वो भी पार्लियामेंट ही है. एंड एट द सेम टाइम सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है तो वो भी पार्लियामेंट ही है. तो पार्लियामेंट का चैप्टर जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसको हम जल्दबाजी में रीड नहीं करेंगे, इसको हम डिटेल में रीड करेंगे. और डिटेल रीड करने के लिए एक लेंथी वीडियो से अच्छा रहेगा कि हम इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लें और डिवाइड करके हम इसे पार्ट्स में पढ़ें. तो ये जो चैप्टर है वो हम पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली 4 पार्ट्स में ये चैप्टर कवर हो जाएगा. पार्ट्स छोटे छोटे होंगे. हर पार्ट के बाद में लास्ट में हम MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आर्टिकल. सी इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और लक्ष्मीकांत में ये सारे आर्टिकल्स का ऑर्डर जो है वो काफ़ी अलग दे रखा है. दैट मीन्स कि वो सीक्वेंस वाइज अरेंज नहीं है. तो हमने वैसे ही लिया है जैसा लक्ष्मीकांत में दे रखा है. हमने भी सीक्वेंस वाइज से अरेंज नहीं किया है जैसा लक्ष्मीकांत में था. एज इट इज़ हमने यहाँ पर इसको रॉ रखा है बिल्कुल. और इसके बाद हम MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. हमारे लिए सारे आर्टिकल्स पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो जो आर्टिकल्स हमारे लिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है केवल हम उन्हीं आर्टिकल्स को कवर करेंगे. और आर्टिकल्स में से भी जो सेक्शंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है केवल हम वही कवर करेंगे, क्योंकि एट द लास्ट हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमको लॉयर नहीं बनना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 79. आर्टिकल 79 क्या कहता है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ, देन आई एक्सप्लेन. तो स्टेटमेंट ये कहती है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ प्रेजिडेंट एंड 2 हाउसेस कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट. तो देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होगी विच कंसिस्ट, उसमें कौन कौन होंगे, पार्लियामेंट के अंडर कौन कौन आएंगे. तो पार्लियामेंट में आएंगे प्रेजिडेंट और दोनों हाउसेस, लोकसभा भी एंड राज्यसभा भी. तो इसमें पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट. ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 79. नाउ लेट्स मूव टू द अदर आर्टिकल जो कि है आर्टिकल नंबर 80. तो 80 एंड 81 ये जो 2 आर्टिकल्स हैं इसमें स्ट्रेंथ के बारे में लिखा हुआ है. तो 80 में हम सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के स्ट्रेंथ के बारे में और 81 में हम बात करेंगे लोकसभा के स्ट्रेंथ के बारे में. तो आर्टिकल 80 में लिखा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी राज्यसभा की वो है 250. इन 250 में से 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के. और जो 12 बच गए हैं वो कौन है, वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. ये सारा अलोकेशन जो है सीट्स का ये किस शेड्यूल में लिखा है, तो ये हमारे 4th शेड्यूल में लिखा है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा जो है वो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में उनका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब हुआ, देखिए इलेक्शन 2 तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन और एक दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन सपोज क्या होता है कि जिसमें जो लोग हैं वो डायरेक्टली कि एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि लोग जो हैं वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, देन वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आगे अगले रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. पहले लोग जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ये सब जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 81. तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की स्ट्रेंथ से डील करता है और आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा की स्ट्रेंथ से डील करता है. तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 81 के बारे में. तो 81 में लिखा है कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 552. इस 552 में से 530 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स के और 20 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनियन टेरिटरी के. बाकी जो 2 बच गए दोज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं किस में से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से. तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 81.
अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल 79 जिसमें कि लिखा था कि पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आएंगे और 2 हाउसेज आएंगे। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 80 जिसमें था कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 250 होगी, जिसमें से कि 12 जो है वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 81 जिसमें था कि लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी 552, जिसमें से 530 जो होंगे वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 20 यूनियन टेरिटरी के होंगे और 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अभी तक हमने ये 3 आर्टिकल्स देखे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 82। आर्टिकल 82 जो है उसमें लिखा है रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद में सीट्स का रीअलोकेशन होगा, रीएडजस्टमेंट होगा। इसके बाद आर्टिकल 83 आता है। आर्टिकल 83 और 83 जो है वो ड्यूरेशन से डील करता है। तो इसमें ड्यूरेशन है दोनों हाउसेस की ड्यूरेशन। तो फर्स्ट है राज्यसभा की ड्यूरेशन, तो राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है। सेकंड आता है लोकसभा की ड्यूरेशन, तो लोकसभा की जो ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 84। आर्टिकल 84 में है क्वालिफ़िकेशंस। तो क्वालिफ़िकेशन की हम जब बात करते हैं तो 2 तरह की क्वालिफ़िकेशन होती है। पहली वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और दूसरी वो जो आरपीए एक्ट के अंडर लिखी है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले की बात करें तो हमारी पहली जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि ही हैव बीन टेकन ओथ बिफोर द पर्सन ऑथोराइज बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी पर्सन ऑथोराइज्ड होगा उनके सामने उन्होंने ओथ ली हो। और थर्ड आता है एज। एज जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए अलग अलग होती है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वो 30 होती है, लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो वो 25 होती है। अब हम बात करते हैं आरपी एक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो आरपी एक्ट के अंडर ये क्वालिफ़िकेशन है कि वो रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए वहाँ पर। और सेकंड है कि अगर वो एससी एसटी की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो एससी एसटी कैटेगरी में रिज़र्व कैटेगरी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो रिज़र्व कैटेगरी के ही मेंबर होने चाहिए। दैट मीन वो उस एससी एसटी कम्युनिटी के ही मेंबर होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पॉइंट है, यहाँ पर आप स्टार बना लें। क्वालिफ़िकेशन जब भी पूछा जाए तो आप स्टेटमेंट में ये ज़रूर देखें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की पूछ रहा है या इन जनरल पूछ रहा है। अगर वो आरपीए एक्ट के थ्रू पूछ रहा है तो हमें आरपीए वाली करनी है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन वाली करनी है। उसमें हम आरपीए एक्ट वाली नहीं कर सकते हैं। वो जानबूझकर आपको आरपीए का स्टेटमेंट देंगे और आपको लगेगा हाँ ये तो हमने पढ़ा है, ये तो क्वालिफ़िकेशन है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दैट इज़ अंडर द आरपीए एक्ट। तो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन बनते हैं और आप वहाँ पर कन्फ्यूजन में मार्क कर देते हैं। तो ये यहाँ पर पहले से ही स्टार पॉइंट बना लें कि दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग पॉइंट। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, 82, 83 एंड 84। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है डिसक्वालिफ़िकेशन। तो डिसक्वालिफ़िकेशन जो है वो आर्टिकल 102 के अंडर आता है। और डिसक्वालिफ़िकेशन का भी सेम वैसे ही है जैसे कि क्वालिफ़िकेशन का था। जब हमने क्वालिफ़िकेशन पढ़ा तो उसमें भी 2 तरीके की क्वालिफ़िकेशन थी। पहली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और दूसरी वो जो आरपीए एक्ट के अंडर लिखी है। जब हम डिसक्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी 2 आती हैं, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और दूसरी जो आरपीए एक्ट में लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले की अगर हम बात करें तो अगर उन्होंने वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हैं किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो ही वुड बी डिस्क्वालीफाइड। दूसरा आता है इफ़ ही इज़ अनसाउंड माइंड फिट, अगर वो किसी इलनेस की वजह से या किसी बीमारी की वजह से कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ही इज़ नॉट फिट तो ही वुड बी डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट आता है इफ़ ही इज़ अनचार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अगर वो बैंकरप्ट हो जाएं तो उनको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इफ़ डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाइड हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आरपी एक्ट के अंडर। तो आरपी एक्ट में है कि ही मस्ट नॉट फाउंड गिल्टी फॉर एनी सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस, किसी इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस में वो गिल्टी ना पाए गए हों, अगर वो पाए गए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ही मस्ट नॉट बी इम्प्रिजन फॉर 2 और मोर ईयर्स, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा साल तक इम्प्रिजन है तो ही वुड बी डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट आता है ही मस्ट नॉट बीन डिसमिस्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, वो किसी गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस्ड नहीं होने चाहिए। इफ़ ही इज़ डिसमिस्ड तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ये था हमारा डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन और आरपी एक्ट दोनों में। तो डिस्क्वालिफिकेशन किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 102 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 101। ऑर्डर जो है वो लक्ष्मीकांत वाला ही है तो इसीलिए थोड़ा आगे पीछे है। 101 में है वेकेशन ऑफ सीट, तो वेकेट कब होगी सीट? तो फर्स्ट जो है वो है डबल मेंबरशिप की वजह से।
डबल मेंबरशिप की वजह से कैसे होगी, इफ़ ही इज़ इलेक्टेड फॉर बोथ द हाउसेज, अगर वो दोनों हाउसेस के लिए इलेक्टेड हो चुके हैं तो उनको विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर कोई भी एक सीट चूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ उनकी दोनों ही सीट क्या है, वेकेट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है इफ़ अ पर्सन इलेक्टेड बोथ, अगर वो पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हो गए और स्टेट लेजिस्लेचर में भी इलेक्ट हो गए तो उनको एक सीट डिसाइड करनी पड़ेगी विद इन 14 डेज़, अदरवाइज़ उनकी पार्लियामेंट वाली सीट जो है वो वेकेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डिस्क्वालीफाइड इन द 10th शेड्यूल, अगर वो 10th शेड्यूल दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ उसके अंडर वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो भी वो उनकी सीट वेकेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन, अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो तो भी उनकी सीट वेकेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अगर वो 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं तो उनकी सीट क्या होगी, वेकेट हो जाएगी। एंड अगर इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो जाए तो भी सीट क्या होगी, वेकेट हो जाएगी। तो ये सारे थे कि कब कब सीट जो है वो वेकेट हो जाएंगी। ये था आर्टिकल नंबर 101। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 99, इसमें ओथ के बारे में लिखा है। तो ओथ है सबसे पहले तो, और ओथ करवाता कौन है, तो ओथ जो है वो प्रेसिडेंट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 97 जिसमें लिखा है सैलरी और अलाउंसेस जो है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करती है हमारी पार्लियामेंट। और वो चार्ज कहाँ से होती है, तो वो हमारी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 93 दैट इज़ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो सेक्शन है वो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आप ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में दें, और आपके कितने करेक्ट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं लास्ट में वो भी बताएं। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ। ये जो आगे का पार्ट है वो पार्ट 2 में आएगा, तो पार्ट 2 में हम यहाँ आर्टिकल नंबर 93 से कवर करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील विद द अलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि सीट्स के अलोकेशन से डील करता है, अलोकेशन ऑफ द सीट्स किस शेड्यूल के अंडर आता है, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेट्स सी कितने लोगों का आंसर सही होता है, और इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें केवल इतना ही क्वेश्चंस था। जैसे जैसे हम और पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी बढ़ाती जाऊंगी। तो लास्ट में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन साथ के साथ ही कवर कर लेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया हो इस वीडियो में से, आपको बहुत हेल्प हुई हो। एंड अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट होना है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।